दुनिया पर इस वक्त 300 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कर्ज है। सोचिए, ये पूरी दुनिया की सालाना कमाई से 3 गुना ज्यादा है। अमेरिका अकेला ही 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार है। इतना बड़ा नंबर सुनकर सबसे पहला सवाल मन में आता है, अगर हर देश कर्ज में है तो आखिर ये पैसा किसको देना है? कौन है जो इतने बड़े बड़े देशों को उधार दे रहा है? सीधा सवाल है, लेकिन इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ, क्योंकि आज की दुनिया में कर्ज सीधी लाइनों में नहीं चलता। वो गोल गोल घूमता है। एक देश दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और फिर वहीं पहले देश के पास लौट आता है। लोग अक्सर चीन की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका को सबसे ज्यादा उधार चीन ने दे रखा है। हां, चीन के पास अमेरिका के 750 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खुद चीन भी 18 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। और उसका ये कर्ज चीन के ही बैंकों के पास है, वही बैंक जो अमेरिका के भी बॉन्ड खरीदते हैं। मतलब चीन अमेरिका को उधार दे रहा है, अमेरिका चीन से कर्ज ले रहा है, और दोनों के बैंक एक दूसरे के बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन ये बॉन्ड्स होता क्या है? सिंपल भाषा में समझिए, बॉन्ड एक तरह का लिखित वादा होता है। सरकार या कंपनी आपसे पैसे लेती है और एक कागज देती है जिसमें लिखा होता है, हम आपको इतने साल बाद आपका पैसा ब्याज समेत लौटाएंगे। इसे ही बॉन्ड कहते हैं। यह एक इन्वेस्टमेंट भी है और सरकार के लिए फंडिंग का जरिया भी। अब जरा सोचिए, यह सिर्फ 2 देशों की कहानी है। पूरी दुनिया में हर देश उधार ले भी रहा है और दे भी रहा है। यह पूरा सिस्टम एक घूमते हुए पहिए की तरह है। और यह सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, यह दुनिया की आर्थिक रफ्तार का इंजन है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ? असल में कर्ज कोई नई चीज नहीं है। यह इंसानों के इतिहास जितना पुराना है। जब सिक्के नहीं थे, तब लोग भरोसे पर चीजें उधार देते थे। अभी ले जाओ, फसल के बाद वापस कर देना, इतना ही सीधा था। धीरे धीरे यही कर्ज बड़े पैमाने पर राजा रजवाड़ों के लिए बन गया। जब युद्ध लड़ने थे, महल बनाने थे और टैक्स से पैसा नहीं जुटा, तो पहली बार बॉन्ड्स बेचे गए पब्लिक को। लोगों ने सरकार को पैसे दिए और बदले में उन्हें मिला कागज का एक टुकड़ा, एक वादा कि कुछ साल बाद सरकार पैसा और ब्याज दोनों लौटा देगी। यहीं से आधुनिक कर्ज की शुरुआत हुई। फिर आए 2 विश्व युद्ध और फिर आया 1944 का ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिसने अमेरिकी डॉलर को पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम की धुरी बना दिया। लेकिन जैसे जैसे खर्च बढ़ा, गोल्ड खत्म होने लगा और 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड ही खत्म कर दिया। अब डॉलर सिर्फ भरोसे पर चलता है, किसी ठोस चीज से नहीं जुड़ा। इसी के बाद शुरू हुआ कर्ज का असली तूफान। अब सरकारें किसी भी काम के लिए पैसे छाप सकती थीं, स्कूल बनाने, रोड मरम्मत करने या मंदी से बाहर निकलने तक के लिए। आज अगर अमेरिका कर्ज में है, तो उसका 70% कर्ज उसके अपने नागरिकों, बैंकों और कंपनियों ने ही दे रखा है। यानी सरकार जनता से पैसे लेती है, वादा करती है कि कुछ सालों में ब्याज सहित लौट आएगी। लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, बैंक उन पैसों से बॉन्ड्स खरीदते हैं और यूं सरकार को कर्ज मिलता है। इसी तरह भारत, यूरोप, जापान, हर जगह का यही हाल है। देश अपने लोगों से, अपने बैंकों से या दूसरे देशों से पैसे लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सरकारों को उधार देते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए जब हम कहते हैं कि दुनिया 300 ट्रिलियन डॉलर की कर्जदार है, तो यह भी उतना ही सच है कि यह पैसा दुनिया के ही लोगों, कंपनियों और बैंकों के पास बसा हुआ है। तो असल में यह सारा कर्ज एक जाल है जो देशों, बैंकों और नागरिकों को आपस में बांधता है। अब सवाल यह उठता है, क्या कर्ज लेना जरूरी है? बिना कर्ज के क्या देश नहीं चल सकता? जरा रुकिए, क्योंकि कर्ज सिर्फ बुरा नहीं होता। असल में सही तरह से लिया गया कर्ज देश की तरक्की का सबसे जरूरी टूल होता है। मान लीजिए सरकार के पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन उसे स्कूल, अस्पताल, रोड या रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। अब वो प्रोजेक्ट कई सालों में फायदा देंगे, लेकिन उसके लिए तुरंत पैसे चाहिए। तो सरकार कर्ज लेकर वो काम कर सकती है और धीरे धीरे टैक्स से कमाकर वो पैसा लौटा सकती है। इसी को कहते हैं प्रोडक्टिव डेट।
ऐसा कर्ज जो आगे चलकर देश को कमाई और विकास दोनों देता है। उदाहरण के लिए जापान, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज है जीडीपी के मुकाबले, लेकिन वहां की सड़कों, ट्रेनों, टेक्नोलॉजी और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो देश डूबा हुआ है, क्योंकि उनका ज्यादातर कर्ज उनके अपने नागरिकों और बैंकों के पास है और उन्होंने कर्ज से इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और ग्रोथ में निवेश किया है। भारत ने भी कोविड के बाद के सालों में अच्छा खासा कर्ज लिया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश हुआ और इसके बदले जीडीपी ग्रोथ तेजी से ऊपर गई। तो सवाल ये नहीं है कि कर्ज अच्छा है या बुरा, सवाल है क्या उस कर्ज का सही इस्तेमाल हुआ। अगर सरकार कर्ज लेकर उसे प्रोडक्टिव जगहों पर लगाए, जैसे स्कूल, सड़कें, बिजनेस एनवायरनमेंट सुधारना, तो वो देश की इकोनॉमी को तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वही पैसा सब्सिडी, चुनावी फ्रीबीज या नुकसानदेह स्कीमों में खर्च हो जाए, तो देश ब्याज चुकाता रहता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता और तभी डेट एक बोझ बन जाता है। कर्ज का दूसरा पहलू यह है कि इससे लोगों और सरकारों के बीच भरोसे का रिश्ता बनता है। आप सोचिए, जब एक आम नागरिक सरकार का बॉन्ड खरीदता है तो वो असल में कह रहा होता है, मुझे अपने देश पर भरोसा है कि वो मेरा पैसा लौटाएगा। और यही भरोसा पूरी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखता है। पर यही भरोसा टूट जाए, जैसे श्रीलंका या अर्जेंटीना में हुआ, तो देश कर्ज चुका नहीं पाते, डॉलर खत्म हो जाता है और जनता को महंगाई और गरीबी झेलनी पड़ती है। इसीलिए दुनिया की इकोनॉमी एक नाजुक बैलेंस पर टिकी होती है। ज्यादा कर्ज लेने से भी खतरा है और जरा भी कर्ज न लेने से भी देश की रफ्तार रुक जाती है। इसलिए जरूरत होती है स्मार्ट डेब्ट की, वो कर्ज जो सोच समझ कर लिया जाए, प्लानिंग से खर्च हो और जिससे आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो। आज का आधुनिक संसार असल में सिर्फ एक विचार पर टिका है, भरोसा। भरोसा कि अगर मैं आज उधार दूंगा तो कल मिलेगा। भरोसा कि सरकारें अपने वादे निभाएंगी और भरोसा कि यह पूरा सिस्टम चलता रहेगा। पर जैसे जैसे कर्ज बढ़ रहा है, सवाल भी उठते जा रहे हैं। क्या यह भरोसा हमेशा कायम रह पाएगा? अपने विचार कमेंट पर बताएं।